नमस्कार दोस्तों, मैं CS प्रवीण कुमार तिवारी, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी की ओर से आपका आज की चर्चा में स्वागत करता हूं। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैपिटल मार्केट क्या है। हम सभी ने शब्द सुना है कैपिटल मार्केट। कैपिटल शब्द हम समझते हैं कि पूंजी है, लेकिन पूंजी की मार्केट, इसका क्या मतलब है, इसकी क्या ज़रूरत है, ये क्या पर्पस सर्व करती है। हम सभी जानते हैं दुनिया में वैल्यू का एक हाथ से दूसरे हाथ जाने का जो एक मात्र ज़रिया है, उसको हम व्यापार या बिज़नेस कहते हैं। और किसी भी व्यापार को, किसी भी बिज़नेस को खड़े होने और चलने के लिए पूंजी की ज़रूरत होती है। सो कैपिटल मार्केट एक वो जगह है, वो मार्केट है जहाँ पर पूंजी के सप्लायर्स और जिनको उस पूंजी की ज़रूरत है, जिस कैपिटल की जिसको ज़रूरत है बिज़नेस करने के लिए, ये लोग इकट्ठे होते हैं। ये वो जगह है जहां बिजनेस अपने डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स इन्वेस्टर्स को देता है और उसके बदले इन्वेस्टर्स उनके बिजनेस में पैसा लगाते हैं इस उम्मीद के साथ कि ये पैसा फायदे के साथ उन इन्वेस्टर्स को वापस मिलेगा। तो कैपिटल मार्केट का जो एक अपना पर्पस है किसी देश की इकोनॉमी में, दुनिया की इकोनॉमी में, वो काफ़ी बड़ा है। क्योंकि अगर वो कैपिटल मार्केट सुचारू रूप से नहीं चले और लोग जिनके पास लगाने के लिए थोड़ा या ज़्यादा पैसा हो, वो अपना पैसा सही जगह नहीं लगा पाएँ और जिनको पैसे की ज़रूरत है उनको समय पर पैसा नहीं मिल पाए, तो आप समझ सकते हैं कि जो व्यापार तंत्र है, जो पूरा बिजनेस है दुनिया का, जो इकोनॉमी है, वो सुचारू रूप से नहीं चल पाएगी। तो किसी भी देश की इकोनॉमी में कैपिटल मार्केट जो है, ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो इसके फंक्शंस क्या क्या हैं, ये क्या काम करती है, अगर हम समझने की कोशिश करें तो ये बेसिकली जो लोग अपनी कमाई का कुछ हिस्सा अपने ज़रूरी खर्चे करने के बाद बचा लेते हैं, जो बचत करने वाले लोग हैं, उनको मिलाती है उन लोगों से जो उनकी बचत को कहीं पर इन्वेस्ट करके उस पर फ़ायदा खड़ा कर सकते हैं, फ़ायदा पैदा करके उनको दे सकते हैं। क्योंकि हर आदमी जिसके पास थोड़ा पैसा हो, ज़रूरी नहीं है कि वो खुद बिज़नेस कर सके। वो कोई छोटा नौकरी पेशा आदमी हो सकता है, उसके पास हो सकता है उस तरीके के एक्सपीरियंस ना हो, तो वो उस पैसे को खुद बिजनेस में नहीं लगा सकता। तो कैपिटल मार्केट उसको ये मौका देती है कि उसके पास अगर पैसा है लेकिन उस पैसे से बिजनेस करने की कैपेबिलिटी नहीं है, तो भी वो अपने पैसे से फ़ायदा कमा सकता है। और ठीक इसी वक्त जिसको बिजनेस करना है, अगर उसके पास पैसा नहीं भी है, तो वो सबकी भलाई के लिए उस बिजनेस को बड़ा करने में मदद कर सकता है। इसका एक और जो सबसे बड़ा फ़ायदा है कि जिसने पैसा उस बिजनेस में लगाया, अगर कल को उसको अपने पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो वो बहुत आराम से चाहे तो अपनी इन्वेस्टमेंट जो उसने पैसा उसमें लगाया था, वो किसी और को बेचकर बाहर आ सकता है। और ऐसा करते वक्त जिस बिज़नेस में उसने पैसा लगाया है, उस बिज़नेस को कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये जैसे हम अगर 4 आदमी मिलकर कोई भार उठाते हैं और एक आदमी को अगर उसमें से निकलना पड़े, वो अपना भार किसी नए आदमी को पकड़ा देता है और वो भार उठा रहता है, आगे बढ़ता रहता है। तो हम ये कह सकते हैं कि कैपिटल मार्केट की वजह से जो एक देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी है, वो बिना डगमगाए आगे बढ़ती रहती है। तो इसका एक तीसरा जो सबसे बड़ा फ़ायदा हम कह सकते हैं कि ये आपको अलग अलग तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं, इन्वेस्टमेंट्स के जो रास्ते हैं, वो दे सकती है। इस पर डिपेंड करते हुए कि आपके पास कितना पैसा है, कितने समय के लिए आप उस पैसे को लगा सकते हैं। और ये जो फ़र्क है, ये फ़र्क आता है सोसाइटी के डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे। जिन लोगों के पास पैसा कम है और वो से शायद कुछ कम समय के लिए अपने से अलग कर सकते हैं, उनकी जो इन्वेस्टमेंट के एवेन्यूज़ होंगे वो कुछ अलग होंगे। और जिन लोगों के पास पैसा ज़्यादा है, अपनी ज़रूरत से काफ़ी ज़्यादा है, और वो उसको काफ़ी समय के लिए अपने से दूर रख सकते हैं, तो उनके लिए भी एक ये अच्छा इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ देता है, डिपेंडिंग अपॉन जो डिफरेंट टाइप ऑफ सिक्योरिटीज़ अवेलेबल हैं इन मार्केट्स में, जो कंपनीज ऑफर करती हैं। और इसकी वजह से जो फंड्स हैं वो कंटिन्यूसली अवेलेबल रहते हैं बिजनेसेस को। तो इसका एक अगर हम समझें कि जो असर पड़ता है या एक जो रिज़ल्ट आता है, वो ये है कि कंपनीज़ के पास कंटिन्यूअस फंड्स अवेलेबल रहते हैं कि अगर उनको अपने बिज़नेस के लिए एक किसी बड़ी चीज़ में लंबे समय तक पैसा लगा कर रखना है। क्योंकि आप जानते हैं बिज़नेस में अलग अलग तरीके की ज़रूरतें होती हैं। कभी कुछ ज़रूरतें ऐसी होती हैं जिसमें पैसा थोड़े समय के लिए लगता है और वो घूम कर वापस आ जाता है।
जैसे आप ट्रेडिंग के बिजनेस में अगर समझें, अगर मान लीजिए कोई कंपनी ट्रेडिंग का बिजनेस करती है, तो उसको जो पैसा लगाना है वो पैसा घूमकर उसके पास बहुत जल्दी वापस आ सकता है, तो वो चाहे तो उसको वापस कर सकता है। लेकिन कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिनमें बहुत लंबे समय के बाद प्रॉफिट आता है, जैसे मान लीजिए पावर प्लांट किसी को लगाना हो या केमिकल फर्टिलाइजर का प्लांट लगाना हो, तो उन सब में बहुत लंबे समय के बाद वो पैसा अपना प्रॉफिट देना शुरू करता है। तो इस वजह से एक अलग अलग तरीके के लोगों को एक इफेक्टिव तरीके का फाइनेंस अवेलेबल देता है, करता है कैपिटल मार्केट कंपनीज के लिए, जिससे सभी अपने लेवल पर सुरक्षित भी रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। उसके अलावा इस मार्केट में ऐसे ऐसे ऑप्शंस अब आ चुके हैं, डेरिवेटिव मार्केट जो कहा जाता है, जिसकी वजह से जो शेयर्स के और कमोडिटीज़ के जो प्राइस ऊपर नीचे होने का रिस्क रहता है, आप उस रिस्क को हेज कर सकते हैं, उस रिस्क से बच सकते हैं डेरिवेटिव मार्केट के थ्रू। जाहिर सी बात है ये सारी अलग अलग चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको एक जानकारी की ज़रूरत पड़ेगी, एक्सपर्ट से मिलना पड़ेगा, लेकिन ये ऑप्शंस वहाँ पर हैं। तो जो एक इन सारी इन चीज़ों की वजह से जो एक अगला फ़ायदा ये कैपिटल मार्केट लेकर आती है वो ये है कि जो मार्केट में, जो देश में पूरा कैपिटल अवेलेबल है, जो पूंजी अवेलेबल है, जो एक तरीके से बिखरी हुई थी, उसका बहुत इफ़ेक्टिव एलोकेशन होता है जहाँ जहाँ उस कैपिटल की ज़रूरत है। कि अगर किसी पर्टिकुलर समय पर कोई एक तरीके का बिजनेस के बढ़ने के स्कोप ज़्यादा हैं तो कैपिटल वहाँ ले जाई जा सकती है। अगर वो एक उसमें अलग अलग रेशियो चाहिए कि कुछ पैसा इस बिज़नेस में चाहिए, कुछ पैसा उस बिज़नेस में ज़्यादा चाहिए, तो वो एक क्लियर डिस्ट्रीब्यूशन, आसान डिस्ट्रीब्यूशन आता है, जिसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि कंपनी भी चलती रहती है और इन्वेस्टर के लिए भी उस बिज़नेस में रहना और निकलना आसान रहता है। तो जैसा हमने कहा कि बिज़नेस में लोगों का एंटर करना, अपना पैसा लगाना और अपना पैसा निकालना आसान है, तो इन दोनों चीज़ों के लिए मार्केट दो तरीके से, हम ये कह सकते हैं मार्केट को दो हिस्से में देखा जा सकता है। तो जो उसके दो हिस्से हैं, एक है उसका प्राइमरी मार्केट और दूसरा है उसका सेकेंडरी मार्केट। तो हम प्राइमरी मार्केट क्या कहते हैं, आपने टर्म सुने होंगे आईपीओ, एफपीओ। तो आईपीओ कहा जाता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग और एफपीओ होता है फर्दर पब्लिक ऑफरिंग। तो जो प्राइमरी मार्केट किसे कहते हैं, प्राइमरी मार्केट उसे कहते हैं जब कोई कंपनी अपने नए सिक्योरिटीज, नए शेयर्स, नए बॉन्ड्स मार्केट में देती है और पहली बार अपनी हिस्सेदारी या अपने कंपनी में इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके इन्वेस्टर्स को देती है, तो उसको कहा जाता है प्राइमरी मार्केट, जहाँ से इक्विटी या डेट के थ्रू, इधर थ्रू आईपीओ और एफपीओ एंड डिफरेंट अदर मोड्स, ये अपॉर्चुनिटी दी जाती है। सेकेंडरी मार्केट किसे कहते हैं, सेकेंडरी मार्केट वो अरेंजमेंट है जहाँ पर कंपनी ने जो पैसा पहली बार लिया था और उससे अपना बिजनेस कर रही है, वो पैसा कंपनी के पास ही रहता है, लेकिन जिस पर्सन ने पहली बार पैसा लगाया था, अगर वो एग्जिट करना चाहे तो वो किसी नए इन्वेस्टर को अपनी इन्वेस्टमेंट देकर कि भाई आप ये मेरा इन्वेस्टमेंट आप ले लीजिए और इसके बाद आप इस इन्वेस्टमेंट के मालिक बन जाइए और मुझे मेरा पैसा दे दीजिए, तो कंपनी के पास वो पैसा रहेगा और जो इन्वेस्टर था वो निकल जाएगा। तो ये जो दूसरा हिस्सा है मार्केट का, हम इसको सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। तो ये मार्केट के दो क्लासिफिकेशन आप समझ सकते हैं, लेकिन वो है एक ही मार्केट, उसके अलग अलग लेवल्स हैं ये। इसी तरीके से हम इस मार्केट के डिस्ट्रीब्यूशन को दो अलग पैरामीटर्स पर भी समझ सकते हैं कि एक होता है स्टॉक मार्केट, एक होता है बॉन्ड मार्केट। दोनों में अगर ब्रॉड फ़र्क हम समझें तो स्टॉक मार्केट वो है जहां पर किसी कंपनी की हिस्सेदारी जो है वो ऑफर की जाती है, बेची जाती है, चाहे कंपनी पहली बार दे, चाहे जिसके पास वो हिस्सेदारी थी वो आगे बेचे। और दूसरा है बॉन्ड मार्केट, जहां एक तरीके से कर्ज दिया जाता है एक फिक्स इनकम, एक फिक्स इंटरेस्ट के अगेंस्ट। तो ये डिपेंड करता है इन्वेस्टर का अपना जो रिस्क एपेटाइट है वो कैसा है। वो फिक्स्ड इनकम चाहता है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं चाहता, तो वो बॉन्ड मार्केट प्रेफर करेगा। लेकिन अगर वो कहता है कि मैं इस पैसे पर रिस्क ले सकता हूँ, ये मेरे लिए एक तरीके से फ्री पैसा है, अगर ये डूब भी जाएगा तो मैं आगे कमा सकता हूँ, तो वो इक्विटी मार्केट प्रेफर करेगा जहाँ पर रिटर्न अच्छे आते हैं लेकिन रिस्क भी रहता है। तो ये रिस्क रिटर्न रेशियो जो हम कहते हैं उसके बेसिस पर क्लासिफिकेशन है। अब अगर हम ये समझें कि जो पैसे का लेना देना जो कंपनी करती है पहली बार जब पैसा लेती है, तो उसके अलग अलग क्या तरीके होते हैं, तो उसमें आपने कुछ टर्म्स सुनी होंगी, हम उन टर्म्स को समझने की कोशिश कर लेते हैं। तो एक टर्म आपने सुनी होगी पब्लिक इशू, दूसरी टर्म आपने सुनी होगी राइट्स इशू, और तीसरी आपने सुनी होगी प्राइवेट प्लेसमेंट। तो इनको थोड़ा सा उसमें समझ लेते हैं। पब्लिक इशू मींस कि जब कोई कंपनी पहली बार पैसा लेकर आती है और आम पब्लिक के पास वो एक जनरल ऑफर निकालती है स्टॉक एक्सचेंजेस के थ्रू कि भाई हम अपना शेयर हम आपको देना चाहते हैं, तो उसमें
ऐसा वो दो तरीके से कर सकती है। एक इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जो मैंने आपको बताया कि जो पहली बार जब कोई कंपनी जाती है, और फर्दर पब्लिक ऑफरिंग पहली बार के बाद जब भी जाएगी वो फर्दर पब्लिक ऑफरिंग है। इन दोनों में फर्दर क्लासिफिकेशन होता है। एक कहते हैं फ्रेश इशू, जब नए शेयर्स क्रिएट किए जाते हैं, और दूसरा कहते हैं ऑफर फॉर सेल। तो उसमें होता है कि कोई कंपनी पहली बार शेयर मार्केट में आ रही है, लेकिन वो शेयर्स पहले ही इशू हो रखे थे उस कंपनी के शेयर मार्केट में आने से पहले, तो वो ऑफर फॉर सेल होता है जब एक शेयर होल्डर अपने कुछ शेयर्स नए इन्वेस्टर्स को ऑफर कर देता है। तो ये पब्लिक इशूज का हिस्सा होता है। अगला होता है राइट्स इशू। तो राइट्स इशू, जो नाम से ही आपको समझ में आता है राइट्स, तो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं जिनके पास पहले से वो सिक्योरिटीज़ हैं, उनको एक ऑफर दिया जाता है कि आपके पास जिस प्रोपोर्शन में आपके पास आज की डेट में सिक्योरिटीज़ हैं, हम उसी प्रोपोर्शन में अगर आप चाहें तो आपको और सिक्योरिटीज़ दे सकते हैं अगर आप पैसा लगाने के लिए तैयार हैं। तो उसमें लॉ के हिसाब से उनको फर्दर ऑप्शंस दिए जाते हैं कि जो लगाना चाहता है वो लगा सकता है, जो नहीं लगाना चाहता वो कह देता है कि मैं राइट एक्सरसाइज नहीं करना चाहता। तो आमतौर पर राइट्स इशू तब इस्तेमाल किया जाता है जब कंपनी को ये अंदाज़ा होता है कि भाई जो हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, हम उन्हीं से पैसा लेंगे तो हमारी स्ट्रैटेजी के लिए ठीक रहेगा। इसके अलावा तीसरा हिस्सा होता है प्राइवेट प्लेसमेंट। तो प्राइवेट प्लेसमेंट, जो नाम से ही पता लगता है प्राइवेट, ये इस तरीके से है कि कंपनी ने 2-3 अलग अलग लोगों से, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर भी हो सकते हैं और नए लोग भी हो सकते हैं, उनसे बात करी और कहा कि भाई हम आपको जो है ये सिक्योरिटीज़ देना चाहेंगे और इस प्राइस पर देना चाहेंगे, आप अगर लेना चाहें तो आप हमारे इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो वो बेसिकली आपका प्राइवेट प्लेसमेंट में आ जाता है। तो ये 3 कैटेगरी जो है ब्रॉडली इनके लिए कंप्लायंसेस होती हैं, वो कंपनीज करती हैं। लेकिन आपके लिए समझने वाली बात ये है कि आप कहाँ पर खड़े होंगे, वो डिपेंड करेगा कि आपके पास कितना पैसा है, किस लेवल पे है। आमतौर पे प्राइवेट प्लेसमेंट जो होती है वो तब ली जाती है जब कुछ एक चुनिंदा इन्वेस्टर्स बड़ा पैसा लगाते हैं, और पब्लिक इशू जो है और राइट इश्यूज़ हैं वो तब लगाए जाते हैं जब छोटे इन्वेस्टर को भी मौका दिया जाता है, जिन्हें हम रिटेल इन्वेस्टर्स कहते हैं। आपने ये टर्म सुनी होगी। तो इन सारे चीज़ों में जो मूल चीज़ें निकल कर आती हैं कि इसका हमको क्या फ़ायदा है। और जब मैं शब्द हम इस्तेमाल करता हूँ, यहाँ मैं देश की बात कर रहा हूँ, अब इंडिविजुअल लेवल पर अपनी बात कर रहा हूँ, अपने परिवार की बात कर रहा हूँ, आपकी बात कर रहा हूँ, आपके परिवार की बात कर रहा हूँ, कि किसके लिए क्या फ़ायदा है। तो ये फ़ायदे जो हैं कई नज़रिए से देखे जा सकते हैं। जैसे अगर आप ठीक इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसे लंबे समय तक होल्ड करते हैं, तो एक तो आपकी इन्वेस्टमेंट की कीमत बढ़ती है। जैसे मान लीजिए कि आपने मकान में पैसे लगाए, आपके मकान से एक आपको किराया आता है और एक उस मकान की कीमत बढ़ती है। तो ये भी कुछ उसी तरीके से आप समझ सकते हैं कि अगर आपने कंपनी के शेयर्स में पैसा लगाया, तो एक तो उन कंपनी के शेयर्स की कीमत बढ़ेगी, क्योंकि ये जो कीमत है ये बेसिकली कंपनी की कीमत है। पूरी कंपनी की जितनी वैल्यू बढ़ती जाएगी, वो उसका बराबर का हिस्सा, प्रोपोर्शनेट हिस्सा आपके शेयर्स की वैल्यू है। तो एक तो ये बढ़ती है जो समय के साथ बढ़ती है, उसको रियलाइज़ करने के लिए आपको शेयर्स बेचने पड़ते हैं। लेकिन उसके अलावा कंपनी जो हर साल प्रॉफिट कमाती है, अच्छी कंपनीज उस प्रॉफिट का एक हिस्सा अपने इन्वेस्टर्स को उनका उत्साह बढ़ाए रखने के लिए डिविडेंड के तौर पर शेयर करती है, प्रॉफिट का एक हिस्सा उनको देती है। तो ये एडिशनल इनकम है। तो ये अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट देखकर अच्छी कंपनीज में करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं, तो ये जो डिविडेंड आपके पास आएगा, ये डिविडेंड आपकी एक एडिशनल इनकम है उस वैल्यू क्रिएशन के अलावा। उसके अलावा आप अगर अलग अलग तरह की कंपनियों में अलग अलग रेशियो में पैसा लगाते हैं और ध्यान रखते हैं कि मार्केट में सेंटिमेंट क्या है मार्केट का, कि कौन सी इंडस्ट्री आगे जाने वाली है। जैसे आपने देखा होगा कि अभी जब पैंडेमिक आया था तो मेडिकल इंडस्ट्री की कंपनीज के शेयर्स बहुत बढ़े। उसका कारण था कि मेडिकल इंडस्ट्री के शेयर्स इसलिए बढ़े कि आगे मेडिकल इंडस्ट्री को बहुत बिजनेस करना है, उनको बहुत सा रिसर्च करना है, और उससे बहुत से लोगों को उनका जीवन सुधरेगा। तो जब सुधरेगा तो लोग उसकी कीमत भी देंगे, और कीमत देंगे तो उन कंपनीज का बिजनेस भी बढ़ेगा। तो ये उस तरीके से गिव एंड टेक के फॉर्मूले पे चलता है सारा कॉन्सेप्ट। हम जैसे जीवन में लगाते हैं, हम किसी भी इंसान को उसकी मदद करने के लिए तैयार होते हैं, तो हम तभी करते हैं जब हमें लगता है कि हमें इससे कुछ बेहतर महसूस होगा, ये हमारी बेहतरी होगी। तो ये ठीक उसी कॉन्सेप्ट पर है, वो इंडस्ट्री ऊपर जाएगी। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए ये ध्यान रखते हैं कि सही इंडस्ट्रीज़ में आप इन्वेस्टेड रहते हैं, कि जब आगे जिस इंडस्ट्री का फ्यूचर आ रहा है अगर आप उसमें रहते हैं तो आपकी ग्रोथ बढ़ती है। सबकी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के हिसाब से लॉन्ग टर्म गेन होता है। अगला है कि अगर आपका होराइजन शॉर्ट हो, आप थोड़े समय के लिए लगा रहे हैं या लंबे समय के लगा रहे हैं, दोनों में आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी तब भी रहती है कि आप जिस दिन निकलना चाहें
जिस दिन आप अपने पैसे, अगर मान लीजिए कोई नहीं जानता कि जीवन बड़ा ही अनसर्टेन है, आपको कब पैसे की ज़रूरत पड़ जाए, आपने सोचा था ये पैसा मुझे 5 साल ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपने लगा दिया और आपकी कोई ज़रूरत आ गई, कोई बिज़नेस करने का मन कर गया, कोई बिज़नेस की अपॉर्चुनिटी आई, मकान बनाना है, किसी की शादी करनी है, गाड़ी खरीदनी है, कोई भी कारण आ सकता है और आप सोचते हैं कि भाई आज मुझे ये पैसा चाहिए, तो आपके पास वो लिक्विडिटी है कि आपने अगर ओरिजिनल फैसला लॉन्ग टर्म के लिए लिया था लेकिन आपकी ज़रूरत आज आ गई कि मुझे शॉर्ट टर्म में पैसा चाहिए, तो आप बेच कर निकल सकते हैं। तो ये आपको फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए फ्लेक्सिबिलिटी देता है। जैसे आप अपने घर में करते हैं कि अगर मान लीजिए आपके पास आज कुछ पैसा आया जो आप जानते हैं कि आपको अगले 3 साल शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो हम पहले क्या करते थे, हम उसको एफडी में डाल देते थे या उसको कहीं ऐसी जगह लगा देते थे कि ठीक है उस पर एक रिटर्न आएगा। लेकिन अगर हमें पता हो कि ये पैसा आज आया है और हमें 15 दिन बाद इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो हम कहते थे नहीं, इसको अपने पास रखे रहो, 15 दिन के लिए इसे अभी कहीं मत लगाओ, क्योंकि अगर कहीं लगाया और वहाँ से निकालने में देर हो गई तो काम अटक जाएगा। तो ये जो फाइनेंशियल प्लानिंग की फ्लेक्सिबिलिटी है कि मेरा पैसा कहाँ से आएगा, कब आएगा, मैं उसे किस तरीके से इस्तेमाल करूँगा, आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलती है इनकम की अपॉर्चुनिटीज़ के साथ साथ। तो जब भी आपके पास इनकम की अपॉर्चुनिटी होगी, फ्लेक्सिबिलिटी होगी और लॉन्ग टर्म में आप अपना गेन प्लान कर सकते हैं, तो इसका जो नेचुरल रिजल्ट आता है वो ये होता है कि एज एन इन्वेस्टर आप इवॉल्व होते हैं। जैसे आपने राकेश झुनझुनवाला जी का नाम सुना होगा, तो राकेश झुनझुनवाला जी रिटेल इन्वेस्टर के तौर पे शुरू हुए थे, बहुत छोटे से लेवल पे इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया और उसके बारे में जानकारी इकट्ठी करते गए, पढ़ते गए, सीखते गए और वो करते करते वो धीरे धीरे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर और रिटेल इन्वेस्टर जो हैं वो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर में बदल सकते हैं। वैसे ही वो भी एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर में बदल गए। आज वो ये देखते हैं, आज वो बड़ी बड़ी कंपनीज में इकट्ठा पैसा भी लगा सकते हैं, ये देखते हुए कि अगर उनको लगता है कि अगर समाज मैं बदलना चाहता हूँ और मेरे पास पैसा है और समाज के बदलने के लिए जो काम होना है वो कोई एक नया बिजनेस है जो उसको कर रहा है और उस बिजनेस में और कोई विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है, ऐसा होता है कई बार, तो वहाँ पर एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर जो कहता है कि नहीं, मैं मानता हूँ इस बात को कि समाज को बदलने के लिए इस स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है और इसके लिए काम होना ज़रूरी है, तो वो उसमें पैसा लगा सकता है। तो आप देखिए कि यही चीज़ अगर आप इस कला को धीरे धीरे सीखते जाएंगे, धीरे धीरे, हर काम, अच्छी चीज़ों में समय लगता है, हमें जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत तेज़ दौड़ने पर गिरने का भी डर रहता है, तो मजबूती जो है वो पहले ज़रूरी है, तेज़ी जो है वो उसका हम ये कह सकते हैं कि सेकंड स्टेप है। तो ये एक देता है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि अगर हम बहुत तेज़ दौड़ते हैं तो गिरने का भी डर रहता है, तो उसमें हमें चैलेंजेस समझने पड़ेंगे। इस कैपिटल मार्केट में क्या क्या दिक्कतें आती हैं जिसकी वजह से हमें सतर्क भी रहना ज़रूरी है और हमें नई जानकारी इकट्ठा करना भी बहुत बहुत ज़रूरी है। वरना हमने हमारा पैसा लगाया, जो हमारे फ्यूचर प्लान्स हैं, हम उन्हें खतरे में डालेंगे। तो ये कौन सी चीज़ें हैं जो चैलेंजेस खड़ी करती हैं, ख़ास करके भारतीय परिवेश में? तो पहला जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है इन्फ्लेशन। जो महंगाई दर जो है वो जिस तरीके से वोलेटाइल है, कभी ऊपर जाती है, कभी कुछ स्थिर रहती है, उसकी वजह से जो इंडियन कैपिटल मार्केट्स का ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो थोड़ा सा अनसर्टेन हो जाता है। क्योंकि जो भी इंसान पैसा लगाता है वो इन चीज़ों को देखता है। सीधा सा गणित समझिए, अगर आपके पास 50,000 रुपये हैं और आप ये सोचते हैं कि भाई मेरी महीने की तनख्वाह जो है वो मान लीजिए 25,000 रुपये है और उसमें मेरा जो घर चलता है वो 25,000 में बराबर चल जाता है, तो मैं ऐसा करता हूँ, इस 50,000 को एक लंबे अवधि के लिए कहीं लगा देता हूँ। लेकिन अगर मान लीजिए इसी बीच में अचानक से महंगाई इतनी बढ़ जाती है कि जो आपकी इनकम 25,000 रुपये थी और 25,000 में आपका घर चल जाता था, आज इनकम आपकी 25,000 रही शॉर्ट टर्म में, लेकिन अब घर चलाने में 35,000 रुपये लगते हैं। तो अगर ऐसा हो जाएगा और वो 50,000 आपके पास नहीं होंगे, वो कहीं इन्वेस्टेड होंगे, कहीं और इन्वेस्टेड होंगे, तो वहाँ पर जो आपका फाइनेंशियल प्लानिंग है वो डगमगाने का डर रहेगा। तो इसीलिए ये एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है कि जब महंगाई दर जो है वो इस तरीके से वोलेटाइल रहेगी, ऊपर नीचे जाएगी, तो वो अपने आप में एक रिस्क हो सकता है जिसको हमें समझना पड़ेगा, अपने प्लानिंग का एक हिस्सा बनाना पड़ेगा। बड़े बड़े कामों में हर चीज़ में रिस्क होता है, तो लेकिन उसको समझदारी से, प्लानिंग से और तैयारी से लिया जाता है। जो दूसरा चैलेंज आता है वो है जीडीपी ग्रोथ का नीचे आना, पेंडेमिक में खास करके, और उसके बाद भी अब दुनिया भर में जिस तरीके के डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, हमने रिसेंटली जो भी देखा, इन चीज़ों का मार्केट के सेंटिमेंट पे बहुत फ़र्क पड़ता है। सेंटिमेंट पे फ़र्क इसलिए भी पड़ता है कि जो मार्केट है इसमें 2-3 तरीके के इन्वेस्टर्स हैं। कुछ ऐसे हैं जो हम भारतीय इन्वेस्टर्स हैं, हम यहीं से पैसा लगाते हैं। कुछ ऐसे हैं जो बाहर से भी आकर यहाँ लगाते हैं। तो जैसे ही किसी कंट्री का इकोनॉमिक परफॉर्मेंस या उसका जीडीपी
ऊपर नीचे होता है तो बहुत से इन्वेस्टर्स जो खास करके वो जो बहुत लॉन्ग टर्म नहीं सोच रहे होते हैं, जो शॉर्ट टर्म प्लानिंग भी कर रहे होते हैं, उनको लगता है कि शॉर्ट टर्म में मेरा पैसा यहाँ पर उतना अच्छा नहीं बढ़ेगा जो शायद किसी और देश में बढ़ सकता है, या इस बिजनेस में उतना अच्छा नहीं बढ़ेगा किसी और बिजनेस में बढ़ सकता है। तो ऐसे जो लोग हैं वो कैपिटल मार्केट से, इंडिया की कैपिटल मार्केट से अपना पैसा निकाल सकते हैं। तो किसी भी मार्केट की सक्सेस जो है वो इस बात पर चलती है कि उसके अंदर वैल्यू कितनी है। जैसे अगर मैं इसको एक बहुत कॉमन मैन के एंगल से कहूँ, अगर आपके घर के आसपास कोई सब्जी मंडी है तो वो सब्जी मंडी कितने लोग पसंद करेंगे और वो कितने लोगों की हेल्प करेगी, इस पर डिपेंड करता है कि वहाँ कितनी ज़्यादा वैरायटी की और कितनी क्वांटिटी में सब्जी आती है। अगर कहीं पर केवल 2 सब्जी वाले बैठे हैं और थोड़ी सी सब्जी लेके बैठे हैं तो वो इतना इफेक्टिव बाजार नहीं होगा इन कंपैरिजन टू एक दूसरा बाजार जहाँ शायद 50 सब्जी वाले बैठते हैं। तो ये जो वैरायटी है, ये जो ऑप्शंस हैं, ये कम होने लगते हैं अगर जीडीपी नीचे जाती है। दूसरा जो एक खास करके रिटेल लेवल पर भी आप इसको समझ सकते हैं कि एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ जो है वो एक मेजर कंसर्न है, क्योंकि अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, एजुकेशन उस तरीके से लोग रिसीव नहीं करेंगे जिस तरीके से करना चाहिए, तो उसका सबसे बड़ा असर ये पड़ता है कि कुछ लोगों को जानकारी नहीं रहती, कुछ लोगों के पास वो पैसा नहीं आता जिसे वो मार्केट में लगा सकें, और उस वजह से जो छोटे तबके का इन्वेस्टर होता है खास करके, वो इस पूरे प्रोसेस से बाहर रह जाता है। तो जब बाहर रह जाता है तो उसका इम्पैक्ट छोटे इन्वेस्टर पर भी पड़ता है और कैपिटल मार्केट पर भी पड़ता है। उसके अलावा जो एक मेजर फैक्टर पड़ता है जो कैपिटल मार्केट की एफिशिएंसी को असर करता है, वो है नॉन यूनिफॉर्मिटी ऑफ टैक्सेस। तो क्या होता है कि भाई अलग अलग जगहों पे, अगर मान लीजिए मैंने किसी एक पर्टिकुलर देश में या किसी एक स्टेट में कहीं पर पैसा लगाया, किसी दूसरे कंट्री से आके किसी ने मेरी कंट्री में पैसा लगाया, तो जो उसके टैक्सेशंस होंगे, क्योंकि आप अगर मान लीजिए आपने 100 रुपये लगाकर उस पर 10 रुपये कमाए, तो ये 10 रुपये आपकी इनकम है, आपको इस पर टैक्सेस देने हैं। अलग अलग तरीके के टैक्सेस हैं, कहीं ट्रांजैक्शन के टैक्स हैं, कहीं दूसरे टैक्स हैं। तो जो आपको ये टैक्सेस देने हैं ये आपके प्रॉफिट को घटाएंगे, कम करेंगे। तो इस वजह से इन टैक्सेस की जो वेरिएशंस हैं वो एक अपने आप में असर डालती हैं ओवरऑल लोगों के उस सेंटिमेंट को कि नहीं इसमें लगाना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। बहुत से लोग, हम लोग आज भी मैं देखता हूँ कि मानते हैं कि भाई रियल एस्टेट जो है वो एक अपने आप में बहुत बड़ा वो है, लेकिन रियल एस्टेट एक सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म का खेल है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने एक मकान खरीदा और 3 महीने बाद आपने उसे बहुत ऊंची कीमत पर बेच दिया, और मकान को खरीदने और बेचने में 3 महीने का समय वैसे भी बहुत कम है। तो इसलिए इस मार्केट को जो समझने की ज़रूरत है और इसमें एक पूरी तैयारी के साथ उतरने की ज़रूरत है, उसके लिए जो कुछ चंद पॉइंट्स जो मुझे लगता है कि हमको डिस्कस करने चाहिए, वो ये है कि एक स्मार्ट इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए, एक समझदार इन्वेस्टर को कैसे अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। उसके कुछ बेसिक रूल हैं। पहला रूल, केवल और केवल अपने सरप्लस फंड को, जो आपकी ज़रूरत से ज़्यादा है फ़िलहाल, आपकी फ़िलहाल कुछ समय की ज़रूरत से ज़्यादा है, और केवल उसी को इन्वेस्ट कीजिए, कर्ज लेकर मत कीजिए। उसके 2 कारण हैं। पहला, अगर आप कर्ज लेकर लगाते हैं और पैसा कहीं मार्केट में डूब जाता है, क्योंकि आप जब भी इन्वेस्ट करेंगे उसमें रिस्क तो है ही, तो अगर आप ऐसा करते हैं तो पहली बात तो जो आपने कर्ज पर पैसा लिया वो फिर आप चुकाएंगे कैसे। दूसरा, आपने जो कर्ज लिया उस पर आप इंटरेस्ट पे करेंगे, उसकी एक कॉस्ट है। तो आप जो, अगर मान लीजिए आप चाहते हैं कि मैं 10% का प्रॉफिट शेयर मार्केट से कमाऊंगा या 12% का कमाऊंगा, और आपने 9% पर अगर 9% के इंटरेस्ट पर लेकर पैसा लगाया है, तो आप सोचिए आपको बचा कितना। 12% तो नहीं बचा, आपने डिसीजन 12% का सोच के लिया था। तो पहला जो रूल है वो ये है कि केवल और केवल सरप्लस फंड को लगाएं। जो दूसरा एक थंब रूल जिसे आप कह सकते हैं, जिसको हमेशा याद रखना है कि इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व्स रिस्क, जिसका मतलब कि मैं जब भी पैसा लगाऊंगा ये पॉसिबिलिटी ज़रूर है कि वो पैसा हो सकता है समय से वापस ना आए या ना वापस आए। इस वजह से ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को अपने रिस्क एपेटाइट और इन्वेस्टमेंट गोल्स के हिसाब से करें। आपने अक्सर सुना होगा कि अगर आप रिटायरमेंट पर इतना पैसा चाहते हैं तो आपको इतना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको रिटायरमेंट, मैं उसी एग्जांपल को लेता हूँ, आपको रिटायरमेंट पर कितना पैसा चाहिए। अगर आपको रिटायरमेंट पर 1 लाख रुपया महीना चाहिए और आप अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं इतना जिसमें आपको रिटायरमेंट पर मात्र 10,000 रुपये आएगा, तो आप अपना पैसा आज फंसाएंगे भी और वो आपको देगा भी नहीं। तो वो कैलकुलेशंस जो है वो समझना जो ज़रूरी है कि मेरा इन्वेस्टमेंट गोल क्या है, मेरा रिस्क एपेटाइट कितना है, मैं कितने पैसे पर रिस्क ले सकता हूँ, वो एक बेसिक रूल है।
तीसरा जो एक ऐसा रूल है जो पेरेंट्स भी समझते हैं, टीचर्स भी समझते हैं, स्टूडेंट्स भी समझते हैं, हम में से बहुत से लोग एजुकेशन की फील्ड से जुड़े हैं, उसमें एक जो सबसे लंबा रूल होता है, सबसे लंबा चलने वाला रूल होता है, वो होता है कंपाउंडिंग। कि अगर आप रोज आधा आधा घंटा पढ़कर 6 महीने तक पढ़ाई करते हैं, तब जो आपकी समझ होगी उस सब्जेक्ट की, अगर मैं उसको कंपेयर करूं किसी ऐसे स्टूडेंट से जो आखिरी के 2 दिन उसको बिल्कुल रट कर पेपर देता है, वो शायद पेपर पास भी कर जाए, लेकिन जो उसकी लॉन्ग टर्म समझ है वो नहीं होगी। तो कंपाउंडिंग एक ऐसी चीज है जो परत दर परत काम करती है, दीवार बनाने जैसा काम है वो। जब तक पहली ईंट की लाइन ठीक से नहीं लगेगी, दूसरी लगाने का कोई फायदा नहीं है, दीवार मजबूत नहीं बनेगी। तो उसके लिए जो अगली रिक्वायरमेंट है वो है पेशेंस की। अपने पैसे को अपने लिए काम करने दीजिए, उसको काम करने का समय दीजिए। अब अगर आपको पैसा लगाना है, आपको समय चाहिए, तो उसके लिए जाहिर सी बात है थोड़ी सी फाइनेंशियल लिटरेसी चाहिए। वरना क्या है, किसी ने कहा कि भाई साहब आप यहाँ पैसे लगाइए, आपके 4 गुना हो जाएंगे, 2 महीने में 4 गुना हो जाएंगे। अब अगर कहते हैं ना कि सुनी सुनाई पे मत जाओ, अपनी अक्ल लगाओ, तो ये वैसे ही है, आपको अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ानी पड़ेगी, खुद को अपडेट करना पड़ेगा, नए इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को समझना पड़ेगा, लीगल पॉलिसी फ्रेमवर्क को समझना पड़ेगा कि क्या चल रहा है मार्केट में, सरकार की क्या नियम हैं, उन नियमों के हिसाब से मुझे क्या करना है, मैं क्या नहीं कर सकता हूँ, कौन सी चीज़ें हैं जो अगर कोई वादा कर रहा है तो वो गलत है। तो इसी में जो अगला स्टेप आता है वो आता है हर्ड मेंटेलिटी को छोड़िए, भीड़ के पीछे मत जाइए, इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लीजिए, देखिए जो हो रहा है वो कैसे चल रहा है। तो इसके साथ मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अपने एसेट्स का ध्यान रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।